नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। इसी क्रम में आज का प्रश्न है, जायद फसलों की विशेषता आमतौर पर उनकी कौन सी क्षमता है? जिसमें ऑप्शन दिया है आपको कि सूखे की स्थिति का सामना करना, कम तापमान वाले वातावरण में जीवित रहना, प्रति इकाई क्षेत्र में उच्च उपज उपज पैदा करना, तेज हवाओं का सामना करना। भारत के अगर मानसून को देखोगे तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें होती है। खरीफ और जायद। रबी की फसल होती है जो ठंड के मौसम में उगाई जाती है। खरीफ की फसल मानसून में उगाई जाती है बारिश में, और जायद की फसलें गर्मी में उगाई जाती है। गर्मी में जो फसलें उगती है तो स्वाभाविक बात है कि बहुत ज़्यादा तापमान रहता है उस समय, और पानी की कमी होती है। तो उस समय जो फसलें बोई जाती है वो कम पानी में होने जैसी फसल होती है। इसका मतलब ये है कि वो सूखे का सामना करने की उनमें क्षमता होती है, इसलिए उनको गर्मी में बोया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, सूखे की स्थिति का सामना करने में सक्षम होती है, क्योंकि गर्मी में पानी कम होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में लैंगिक प्रजनन क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें ऑप्शन दिया है कि इससे फैलाव के लिए बीज और फल का निर्माण होता है। दूसरा है कि ये पौधे को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। ये पौधों को वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की अनुमति देता है। और चौथा ऑप्शन है कि यह मिट्टी से पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? प्रजनन होता है पेड़ पौधों में एक लैंगिक, अलैंगिक। अलैंगिक में यह होता है कि जैसे अगर कोई पौधा है तो उसके, अगर आपने जैसे आलू देखा होगा तो आलू को काट के अगर बो दो तो उससे नया पौधा बन जाता है। कुछ ऐसे ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनकी कलम अगर लगा दो तो पौधा बन जाता है। कुछ की पत्तियों से ही पौधा बन जाता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि इसमें फूल की आवश्यकता होती है, और फूल में इसका प्रजनन होता है जिससे फल बनता है और फिर बीज बनता है। और ये फल और बीज जब बनता है, इससे पेड़ पौधे की जो प्रजाति होती है उनका फैलाव आसानी से हो जाता है। अगर आपको आलू उगाना है तो उसको आपको काट करके उसका पौधा आपको लगाना पड़ेगा, या कोई कलम लगानी है पौधे की तो आपको काट कर उसकी कलम लगानी होगी। लेकिन जब बीज और फल होते हैं तो इनको क्या होता है कि दूसरे पशु पक्षी खाते हैं। तो ज्यादातर जो पक्षी वगैरह खाते हैं तो फल को खाते हैं, तो उस बीज को पचा नहीं पाते हैं। इस प्रकार से ये बीज जंगल में दूसरी जगहों पर फैल जाते हैं, और जो पौधा है जिसका फल खाया गया है, जिसका बीज है, वो आसानी से फैल जाता है। तो इसका आंसर होगा कि इससे फैलाव के लिए बीज और फल का निर्माण होता है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। वैसे तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। शनि, बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। इसमें असंगत होगा आपका चंद्रमा। क्यों? क्योंकि बाकी सभी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है, तो इसमें चंद्रमा असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीवर सिस्टम और ढेकली निम्न में से किसके पारंपरिक तरीके हैं? किसके तरीके हैं? तो ये लीवर सिस्टम और ये सिंचाई के तरीके हैं। किसी समय में सिंचाई लीवर सिस्टम और ढेकली इन प्रणालियों पे होती थी। आजकल तो पंप से सीधा काम होता है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत भारत सरकार लाखों गरीब परिवारों को क्या प्रदान करती है? तो इसमें अंत्योदय योजना में ऑप्शन है कि मुफ्त भोजन देती है, सब्सिडी वाला भोजन देती है, भोजन खरीदने के लिए राशि देती है, या पका हुआ भोजन देती है। तो इसमें मुफ्त भोजन नहीं दिया जाता है, सब्सिडी वाला भोजन दिया जाता है। देखा जाए तो अनाज दिया जाता है। और अंत्योदय अन्न योजना ये शुरू हुई थी 2000 में, स्टार्ट हुई थी 25 दिसंबर 2000 में।
तब की योजना है, और इस योजना में अगर आज की बात करें तो 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल दिया जाता है। और 35 किलो अनाज प्रति महीना इसमें प्रदान किया जाता है। प्रति महीना 35 किलो अनाज दिया जाता है, और उसका जो रेट होता है 2 रुपए किलो गेहूँ और 3 रुपए किलो चावल इसमें दिया जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे पका हुआ भोजन, तो ये बच्चों को दिया जाता है मिड डे मील में। भोजन उनको बना करके दिया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना जिसका नाम है। भारत का 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने की योजना का निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या था? नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? जिसके ऊर्जा स्रोत कभी समाप्त नहीं होते, उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। इसका 175 गीगावाट का लक्ष्य था हमारा 2022 तक। अब 2022 निकल चुका है, हम 2025 में, तो स्वाभाविक बात है कि बढ़ गया होगा। अगस्त 2025 तक 234 गीगावाट क्षमता प्राप्त हम कर चुके हैं नवीकरणीय ऊर्जा का। ये अगस्त 2025 तक का है। और 2030 तक का हमारा लक्ष्य है 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना। पाँच सौ गीगावाट 2030 का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। G24 की स्थापना किस वर्ष ग्रुप ऑफ 77 ने अपने एक अध्याय के रूप में की थी? तो ये 71 में इसकी स्थापना हुई थी G24 की। 71 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? आईएमएफ की। आईएमएफ के बहुत सारे प्रश्न हम सोल्व कर चुके हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी, किस प्रकार से हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, 1944 में। 22 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी ये अमेरिका में है। यहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य की बात करें तो 191 सदस्य देश है। ये आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। पेड़ पौधों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। ये मुख्य रूप से शुरू हुआ था 1973 में। 1973 में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन प्रभावी रूप से अगर देखोगे तो 26 मार्च 1974 को रेणी गांव में ये एक तीव्र आंदोलन के रूप में हुआ था। 26 मार्च 1974। उत्तराखंड में यह आंदोलन हुआ था, चमोली जिले में रेणी गांव में 26 मार्च 1974 को इसका व्यापक रूप से यह आंदोलन हुआ था। बाकी छुटपुट तो ये 1973 से ही प्रारंभ हो गया था। इसमें कुछ प्रसिद्ध नाम है, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, ये इस आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है। चिपको आंदोलन, इसमें क्या होता था कि पेड़ पौधों को
से चिपक कर इसका विरोध किया गया है कि आप इन पेड़ों को नहीं काट सकते हो। पाकिस्तान और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो पाकिस्तान की संसद का नाम है मजलिस ए शूरा और बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। कांगो नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो कांगो नदी पहले इसको जायरे नदी के नाम से जाता था। कांगो रिवर या कांगो जायरे नदी। जायरे या जैरे नदी। डेंट्री वर्षावन किस देश में पाए जाते हैं? किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है डेंट्री वन। ऑस्ट्रेलिया। बाकी ब्राजील में जो वन है उनको अमेजन वन कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया था? जब 1857 की क्रांति होती है, 1857 से पहले अगर आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन 1857 की क्रांति में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा है कि ये कंपनी से शासन अब अपने हाथ में ले लेना चाहिए, तो 1858 में एक कानून बनता है, भारत शासन अधिनियम। इस समय कंपनी का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, और वही भारत शासन अधिनियम 1958 के माध्यम से उस लॉर्ड जो कैनिंग गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल पद को वायसराय बना दिया। वायसराय मतलब होता है कि क्राउन का प्रतिनिधि, और गवर्नर जनरल जो था वो कंपनी का प्रतिनिधि था, कंपनी का गवर्नर था। लेकिन वायसराय अब क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। तो इस समय जो गवर्नर जनरल बनता है या वायसराय जो बनता है, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। ये 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा पहला वायसराय बनता है भारत का। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई है? तो ये 1956 में इसका एक एक्ट बना था, जीवन बीमा अधिनियम 1956। इसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। बिरहा लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बिरहा लोकगीत पूर्वी यूपी से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये बिरहा लोकगीत। उत्तर प्रदेश का है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। किस प्रसिद्ध स्थल के अवशेष अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में पाए जाते हैं? कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में बरहुत स्तूप, जो कि सतना में है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा माना जाता है कि उन्होंने बनवाया था। तो इसके जो अवशेष है पत्थर के जो इसके अवशेष अभी भी बने हुए हैं, इनको अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में रखा गया है। सतना में जाओगे तो आपको वहां पर नहीं मिलेगा अभी भरूत स्तूप। इसके सारे जितने भी पिलर वगैरह और वो रेलिंग वगैरह जो भी थी, सारी चीजें अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में वहां पर इसको अब सुरक्षित रखा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान को लोकप्रिय रूप से अनेक अजूबों के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है? दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो ये आपका चित्रकूट है। चित्रकूट में बहुत सारी देखने जैसी जगह है, इसलिए उसको अनेक अजूबों का स्थान कहा जाता है। चित्रकूट मध्य प्रदेश में। केन नदी निम्नलिखित में से किस जिले से उद्गम होता है? अगर इस प्रश्न को देखोगे तो केन नदी का उद्गम जबलपुर से होता है। जबलपुर में कैमूर रेंज से होता है।
लेकिन जिला अगर बात करेंगे तो ये कटनी जिले में पड़ता है, अब जबलपुर में नहीं है केन नदी का उद्गम। मध्य प्रदेश और बरार के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना लेटर्स पेटेंट द्वारा निम्न में से किस वर्ष की गई है? तो नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। बड़े अजीब टाइप के प्रश्न होते हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछे गए हैं पहली परीक्षाओं में। इस प्रकार से प्रश्न बनते रहते हैं, अक्सर बनते हैं ये प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जिले की साक्षरता दर लगभग कितनी है? अलीराजपुर जिले की साक्षरता अगर आप देखोगे 2011 में, तो ये 36% थी, 36.6%। और ये मध्य प्रदेश का सबसे कम शिक्षित जिला है। मध्य प्रदेश का ही नहीं, ये भारत का भी सबसे कम शिक्षित जिला है अलीराजपुर। ओजोन परत में एक छिद्र कहां पर पाया गया है? ओजोन परत में एक छिद्र हो चुका है जो अंटार्कटिका पर पाया जाता है। अंटार्कटिका के ऊपर ये छिद्र देखा जाता है। ओजोन परत में छिद्र होने का कारण है सीएफसी। ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो निकलता है एसी, रेफ्रिजरेटर, जो स्प्रे किया जाता है डीओ वगैरह, परफ्यूम स्प्रे, उसमें इन चीज़ों में ये पाया जाता है सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे ओजोन परत को काफ़ी नुकसान होता है। ओजोन परत में जो छिद्र हो गया उसका मुख्य कारण सीएफसी ही है। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो इससे उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अगर पेट्रोल डीजल पूरी तरह से नहीं जल पाया है, जो जीवाश्म ईंधन होता है, अगर वो पूरी तरह से नहीं जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। स्वच्छ पेयजल अनुपलब्धता के कारण मलिन बस्तियों में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? अगर खराब पानी पियोगे तो उससे पेचिश रोग हो जाएगा। कैंसर, पीलिया, काली खांसी ये नहीं होता है, पेचिश रोग होता है। इसमें पेट दर्द, मरोड़ होना, उल्टी, दस्त, इस तरह से लक्षण होते हैं इसके। ये पेचिश है, अगर खराब पानी पी रहे हो, मैला पानी पी रहे हो, प्रदूषित पानी पी रहे हो तो पेचिश रोग हो जाता है। गलत कथन अंकित करें, इन चारों ऑप्शन में से गलत क्या है? पहला ऑप्शन दिया है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है, बिल्कुल सही है, सीधी रेखा में ही यात्रा करता है। एक मुड़े हुए पाइप के माध्यम से रोशन मोमबत्ती की लो को नहीं देखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में जाता है। और अगर इसको अगर एक मुड़े हुए पाइप में देखना चाहोगे तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि सीधी रेखा में जाता है। तीसरा है कि प्रकाश की दिशा बदलने का एक तरीका यह है कि इसे चमकदार सतह पर गिरने दिया जाए। बिल्कुल, अगर चमकदार सतह पर प्रकाश गिरेगा तो वो अपनी दिशा बदल लेगा। जैसे आपने अगर कांच में देखा हो तो अगर लाइट गिर रही है तो उसका रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी जगह दीवार पर उसकी लाइट दिखाई देती, प्रकाश दिखाई देता है। पानी की सतह प्रकाश के मार्ग को नहीं बदल सकती, ये गलत है। प्रकाश के मार्ग को बदल देती है जब प्रकाश का माध्यम बदलता है, सघन माध्यम से विरल या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो उसका जो दिशा है वो थोड़ी बदल जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि सिक्का अगर किसी बाल्टी में पड़ा है तो तिरछा दिखता है, अगर लकड़ी रखी हुई है तो वो थोड़ी तिरछी दिखती है। तो वो क्या होता है, प्रकाश का माध्यम बदल जाता है तो उससे वस्तुओं में थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है। तो इसमें ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि डी वाला इसमें गलत दिया हुआ है। तो ये था मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको आने वाली परीक्षाओं में इससे कुछ मदद मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।